हाय हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 7 की हमारे अतीत के अध्याय 2 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इस भाग में हम चोल राज के बारे में बहुत ही विस्तृत जानकारी लेंगे। ये देख रहे हैं आप भारत का मानचित्र। और ये जो एरिया है वो चोल राज का साम्राज्य है। देख रहे हैं कि चोल राज से होकर के कावेरी नदी ऊपर में पन्नार नदी से घिरी हुई है। मतलब ये दक्षिण भारत का क्षेत्र है जिसे हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। उसी भाग में जो है चोल राजा का शासन था। तो चलिए हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। उरैयूर से तंजावुर तक, ये देखिए उरैयूर यहाँ पे दिखाया हुआ है, से तंजावुर तक। चोल वंश सत्ता में कैसे आया? कावेरी डेल्टा में मुट्टरियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। मुट्टरियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार जो है किस नाम से प्रसिद्ध था? मुट्टरियार। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। ठीक है, तो मुट्टरियार जो मुखिया परिवार था वो कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। उरैयार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टरियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। वो जो मुट्टरियार परिवार था कावेरी डेल्टा में मुखिया परिवार, उसे 9वीं सदी में उरैयार के चोलवंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने उरैयार के चोलवंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालयों ने मुट्टरियारों को हराकर इस डेल्टा क्षेत्र पर कब्जा जमाया। उसने वहाँ तंजावुर शहर और निशुभ सुदनी देवी का मंदिर बनवाया। किसका मंदिर बनवाया उन्होंने? मुट्टरियारों को हराने के बाद तंजावुर शहर और निशिभ सुदनी देवी का मंदिर बनवाया। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाके को जीता और उसका राज अपने क्षेत्रफल शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। विजयालय जिन्होंने मुट्टरियारों को हराया था के उत्तराधिकारियों ने अपने पड़ोसी इलाकों को जीता, उसका राज अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूप में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्यान और पल्लव के इलाके इस राज का हिस्सा बना लिए गए। राज प्रथम जो सबसे प्रभावशाली चोल शासक माना जाता है, इस बात को याद रखें। सबसे प्रभावशाली चोल शासक कौन था? राज प्रथम 985 में राजा बना और उसी ने इनमें से ज़्यादातर क्षेत्रों को अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया, यानी कि राजकाज कैसे चलाया जाए इसके लिए भी सभी को नियुक्त किया और प्रशासन का पुनर्गठन किया। राज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा। किसकी नीतियों को? चोल राज के सबसे प्रभावशाली शासक राज प्रथम के नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका
तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर भी हमला किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। किसने? राजेंद्र प्रथम ने। राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगईकोंडचोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार है। राजराज प्रथम और उसके पुत्र राजेंद्र प्रथम द्वारा तंजावुर और गंगईकोंडचोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला के, स्थापत्य बोले तो आर्किटेक्चर, और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार है। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाले बस्तियों के केंद्र बन गए, है ना। चोल मंदिर जो है अपने आसपास विकसित होने वाले बस्तियों के केंद्र बन गए, यानी कि चोल मंदिर के आसपास बहुत सारे बस्ती जो है विकसित होने लगे। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे, यहाँ पे शिल्प उत्पादन हुआ करता था। ये मंदिर शासकों अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए। इस मंदिर को दान के रूप में शासक द्वारा भूमि दिया गया और अन्य लोगों के भी द्वारा बहुत सारी चीज़ें इस मंदिर को दिया गया। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उसके लिए काम करते थे। जो भी मंदिर भूमि को दी गई उस भूमि के उपज से उन विशेषज्ञों का जीवन निर्वाह पे खर्च होता था जो मंदिर के आसपास रहते और उसके लिए काम करते थे, जैसे कि पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर। ये देखिए मंदिर गंगईकोंडचोलपुरम का ये मंदिर है। छत जिस तरह से क्रमशः पतली होती गई है उस पर गौर करें। बाहरी दीवारों को सजाने के लिए पत्थर की जो प्रतिमाएं अलंकृत की गई है उन्हें भी देखिए। ये मंदिर है आपका गंगईकोंडचोलपुरम का मंदिर है। संगीतकार, नर्तक इत्यादि। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। ठीक है, मंदिर जैसे आजकल केवल पूजा अर्चना होता है, नहीं, वो केवल पूजा अर्चना का ही केंद्र नहीं था, वहाँ पे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन के भी केंद्र थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। मंदिर के साथ जो भी शिल्प थे उससे सबसे इम्पोर्टेंट क्या था? कांस्य की मूर्ति, कांसा की मूर्ति बनाने की काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। यानी कि चोल साम्राज्य में जो कांस्य मूर्तियां पाई जाती है वो संसार के सबसे उत्तम कोटि के बनाए गए कांस्य की मूर्तियों में गिनी जाती है। ज़्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की ही होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं, कुछ मूर्तियां जो है भक्तों की भी बनाई गई थी। ये देखिए प्रतिमा 9वीं सदी का है। कृषि और सिंचाई। चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए विकास के माध्यम से भी संभव हुई। गौर कीजिए, कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले छोटी छोटी शाखाओं में बट जाती है।
ये देखिए, ये जो है कावेरी नदी है। आप उसको और जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये कावेरी नदी है, और ये कावेरी नदी जो है बंगाल की खाड़ी है जो है, इसमें मिलने के पहले कई छोटी छोटी भागों में बट जाती है। ये शाखाएं बार बार अपनी पानी उलीचती है, मतलब बाहर निकलता है, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। शाखाओं का पानी कृषि विशेषता चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6वीं सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था और कुछ इलाकों में ज़मीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे, बांध, और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियाँ अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर तालाब बनाए गए। स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में योजना की ज़रूरत होती है, जैसे श्रम संसाधन को व्यवस्थित करना, इन कामों की देख रेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज़्यादातर नए शासकों, साथ ही साथ गांव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखाई। साम्राज्य और प्रशासन, शासन व्यवस्था कैसे चलाया जाता था। प्रशासन किस प्रकार का संगठित था। किसानों की बस्तियां जो ऊर कहलाती थी, किसानों की जो गांव थी उन्हें क्या कहते थे, ऊर। सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी, सिंचाई व्यवस्था हो गई थी। इस कारण पानी की मात्रा जो है फसलों के लिए प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहती थी, इस कारण उनकी उपज बहुत होती थी। और इस प्रकार क्या हो गया कि जो किसान थे वे बहुत ही समृद्ध हो गए। इस तरह के गाँव के समूह को नाडु कहा जाता था। जहाँ पे बहुत उपज होती थी वैसे गाँव को हम नाडु कहते थे। ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। ग्राम परिषद और नाडु जो है न्याय करने और कर वसूलने यानी टैक्स लगान वसूलने के कई एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, प्रशासनिक कार्य किया करते थे शासन व्यवस्था के। वेलाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। वेलाल जाति के जो धनी किसान थे उन्हें चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण था, अच्छा खासा उनका पावर था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मूवेंद वेलन यानी 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान। मूवेंद वेलन कहने का मतलब 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला किसान। अरैयार यानी प्रधान जैसी उपाधियां दी। उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। जो भी धनी किसान थे जैसे बेलाल, तो उन्हें उपाधियां प्रदान किया, जैसे मूवेंद वेलन का
अरैयार का, और उन्हें केंद्र में यानी अपने प्रशासनिक कार्य में एक अच्छा पोस्ट भी दिया। ये देखिए भूमि के प्रकार चोल राज के समय में। वेल्लनबगाई, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। ब्रहादे, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को क्या कहते थे? ब्रहादे। शाला भोग, किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि। देवदान, तिरुमट्टुकनी, मंदिर को उपहार में दी गई भूमि को देवदान कहते थे। पल्ली चंदम, जैसे संस्थान को दी गई भूमि। हमने देखा कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रहादे प्राप्त हुआ। ब्रहादे भूमि को ब्राह्मण को दान में दी गई भूमि। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी, दक्षिण भारत के दूसरे हिस्से में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई। प्रत्येक ब्रहादे की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामी की एक सभा द्वारा की जाती थी। प्रत्येक ब्रहादे, ब्रहादे कहने का मतलब ऐसा भूमि जो ब्राह्मण को दान की गई है, तो उस भूमि की देखरेख कौन करता था? ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा। ये सभाएं बहुत ही कुशलतापूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्रायः मंदिर की पत्थर की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले में उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम ताल पत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे, और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। तो इस तरह से आपने देखा कि चोल साम्राज्य का प्रशासन व्यवस्था कैसा होता था, चोल साम्राज्य कैसे अस्तित्व में आया, ठीक है, उनके महत्वपूर्ण राजा क्या थे, उनकी सिंचाई व्यवस्था कैसी होती थी। तो इस प्रकार हम जो है अध्याय 2 कक्षा 7 की हमारे अतीत की अध्याय 2 अच्छे से हमने पढ़ लिया है। एक छोटा सा इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसे भी हम डिस्कस किए देते हैं। चीन में तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्षों तक 7वीं से 10वीं सदी तक सत्ता में रहा। इसकी राजधानी सियान दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी, जहां तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी, कोरियाई आया जाया करते थे। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही द्वारा प्रशासित होता था। इन परीक्षाओं में हर इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता था। अधिकारियों के चयन की यह व्यवस्था कुछ बदलावों के साथ 1911 तक कायम रही। देखिए चीन में जो है तांग वंश का शासन रहा और वो करीब 7वीं से 10वीं शताब्दी तक रहा, और वो जो है इतना बहुत बड़ा शहर था, उसमें बहुत सारे देशों का आना जाना रहा, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। और वो जो है वंशानुगत शासन नहीं चलता था, वहाँ पे परीक्षाएं होती थी और हर एक व्यक्ति जो इच्छुक व्यक्ति वो बैठता था और सफल व्यक्ति के द्वारा ही शासन चलाया जाता था, और ये जो है 1911 तक काम रहा। तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हमें सीखने को मिला। सो थैंक यू सो मच।